Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started class 12th Psychology Chapter 1 Variation in Psychological Attribute. And in the last video we have discussed the topic is theories of intelligence. So today in this video we will be discuss about the topic is individual differences in intelligence. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is individual differences in intelligence. हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि हर एक इंडिविजुअल उसके फंक्शन साइकोलॉजिकल फिजिकली डिफरेंट होता है। हमें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को कैसे एसेस करते हैं, कौन कौन से डोमेन्स होते हैं और कौन से मेथड साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, कौन सा प्रोसीजर साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, हमने वो भी डिस्कस किया है। इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस की थ्योरीज क्या है और थ्योरीज के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कौन पर्सन कितना इंटेलिजेंस है, हमने वो भी डिस्कस किया है। आई होप आपने वो सारी वीडियोस देखी है, आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुई है। और यस गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। क्लियर। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस के इंटेलिजेंस में भी हर एक इंडिविजुअल डिफर करता है। हर एक इंडिविजुअल में इंटेलिजेंस डिफर करती है। कैसे करती है, किन दो वजह से करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटेलिजेंस होती है वो हमारे नेचर का और हमारे नर्चर का इंटरप्ले करती है, इंटरप्ले होता है। ठीक है। नेचर मीन्स हमारी हेरिडिटी और नर्चर मीन्स हमारा इन्वायरमेंट, कि हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही इंटरप्ले है हमारा इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं ट्विंस के ऊपर और अडॉप्टेड चिल्ड्रन लेते हैं। ठीक है। कुछ उन्होंने अपने ट्विन स्टडी लिए और कुछ में उन्होंने अडॉप्टेड चिल्ड्रन लिए और उन पर वो स्टडी करते हैं। कुछ यहाँ पे डेटा है जो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है। आपके पास बुक है तो बुक ले लीजिए हाथ में। शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग मैंने अपनी बोर्ड के फोटो में आपको प्रिपेयर करवाती हूँ ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है। बुक है आपके पास तो बुक लेकर बैठे। ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, कुछ ट्विंस लेते हैं, कुछ ट्विंस लेते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस में जब वो देखते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कौन होते हैं हमने पढ़ा है ना अपने बायो वाले चैप्टर के अंदर, क्लास 11 साइकोलॉजी के अंदर। राइट। आइडेंटिकल ट्विंस जो सेम दिखने वाले बच्चे होते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं, सेम दिखते हैं। राइट। उन्होंने कुछ बच्चे लिए आइडेंटिकल ट्विंस में, उनका कोरिलेशन देखा कि जो हेरिडिटी है उनका सेम होता है और उनका नर्चर भी क्या है, सेम है, जिनका कोरिलेशन 0.90 आया। ठीक है। ये उनका ही डाटा है, उनका ही फैक्ट है, उन्होंने ही अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किया है जब उन्होंने स्टडी की थी। क्लियर। सेकंड, जब इन आइडेंटिकल ट्विन को सेपरेट कर दिया गया, मीन्स उनका नेचर तो सेम है बट उनका जो नर्चर है, मीन्स उनका जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। क्लियर। और उनका कोरिलेशन देखा गया 0.72। एंड फैटर्नल ट्विंस जो सेम नहीं दिखते हैं। ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो सेम दिखने वाले बच्चे होते हैं और फैटर्नल नॉट सेम, जो सेम नहीं दिखते हैं बच्चे। ठीक है। फैटर्नल ट्विंस जो होते हैं उनका जो उनकी हेरिडिटी है वो तो सेम नहीं थी बट उनका नर्चर देखा गया तो वो क्या था, डिफरेंट था। तो उनका कोरिलेशन आया 0.60। राइट। बाद में ब्रदर एंड सिस्टर को देखा गया। ठीक है। जब उनको रिएक्ट सेम थे, इकट्ठा रखा गया तो उनका जो नेचर है वो भी सेम था और उनका जो नर्चर है, जो उनका इन्वायरमेंट है वो भी क्या है, सेम था और उनका कोरिलेशन 0.50 था। क्लियर। आपके घर आपका भाई या आपकी बहन, ठीक है, दोनों सेम है, इतने उनको देखा गया 0.50 का कोरिलेशन है।
ठीक है। जब इन्हीं ब्रदर एंड सिस्टर को सेपरेट कर दिया गया, सिबलिंग को सेपरेट किया, तो उनका फैक्चर क्या था, नेचर तो उनका सेम था, नेचर तो उनका सेम था, बट उनका जो एनवायरनमेंट था वो डिफरेंट कर दिया, तो उनका जो कोरिलेशन आया 0.25 आया। क्लियर। ये इन्होंने ट्विंस के ऊपर स्टडी की थी कि नेचर और नर्चर दोनों में सबसे ज्यादा किसको देखा गया, सबसे ज्यादा किसका था, इनका और इसका, ब्रदर एंड सिस्टर का और आइडेंटिकल ट्विन का सबसे ज्यादा क्या देखा गया, उनका कोरिलेशन चेक किया गया। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम अडॉप्टिव चिल्ड्रन पर। जब साइकोलॉजिस्ट अडॉप्टिव चिल्ड्रन की बात करते हैं, अडॉप्टिव चिल्ड्रन कौन होते हैं, जिनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं होते, उनको अडॉप्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनको कोई दूसरे पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं, तो वो हमारे अडॉप्टिव चिल्ड्रन बन जाते हैं कि अडॉप्टिव चिल्ड्रन है ये। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये XY पेरेंट्स है और ये हमारे हो गए BC पेरेंट्स है, ठीक है। XY के पेरेंट्स किसी कारण से इनकी एक डॉटर है, ठीक है, और किसी कारण से XY इस डॉटर के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, इस पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो ये X और Y का भाई है BC, ठीक है। XY इनके ब्रदर रिलेशन में है और इसी बेटी को इन्होंने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो क्या है, अडॉप्टिव चिल्ड्रन हो गए, ठीक है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स क्या होते हैं, जो उनका नेचर, जो हेरिडिटी होती है उनकी, जो हमें जीन्स मिलते हैं हमारे पेरेंट्स के, वो सबसे ज्यादा किस में होंगे, उनके डॉटर में होंगे। और अडॉप्टिव पेरेंट्स कौन होते हैं, जो उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, क्लियर, जो उनको नर्चर प्रोवाइड करते हैं, वो अडॉप्टिव पेरेंट्स हो गए। साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे सारा डाटा कलेक्ट करके कंक्लूजन निकालते, रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि सबसे ज्यादा जो जीन्स उस डॉटर को मिले हैं, जो जीन्स उस बच्चे को मिले हैं, तो उसके पेरेंट्स के हैं। जो अपॉर्चुनिटी उसके पेरेंट्स से ना देकर अडॉप्टिव पेरेंट्स उसको दे रहे हैं, वो उसके एनवायरनमेंट में, उसकी एज के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट उसके इंटेलिजेंस को ग्रो करने में हेल्प करती है। कौन, उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स में। क्लियर। अगर इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो जो एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड कर रहा है, जो एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड कर रहा है, वो डॉटर की जो एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है, उसके इंटेलिजेंस लेवल को ग्रो करने में ये एनवायरनमेंट हेल्प कर रहा है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इस डॉटर की, जैसे इस डॉटर का नेम है PQ, ठीक है, इस डॉटर का नेम है PQ। PQ की हाइट है 5 फीट, ठीक है, 5 फीट इसकी हाइट है बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल एज, बायोलॉजिकल पेरेंट्स के कारण, क्योंकि इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की मान लेते हैं 5'2" और 5'3" तक मान कर चलते हैं, इसकी इतनी हाइट थी, वहीं तक PQ की जो हाइट रही 5 फीट तक रही, ठीक है। जब वो एनवायरनमेंट में आई, BC ने इस बच्चे को अडॉप्ट किया, एनवायरनमेंट में उसको अपॉर्चुनिटी मिली, स्पोर्ट्स गेम में गई, मीन्स वो बास्केटबॉल खेलने लगी, एनवायरनमेंट में कुछ मिला, कुछ वेट तक उसको क्या है 5 से 2 तक वो अपनी हाइट को ग्रो कर सकती है, बैडमिंटन से, बास्केटबॉल से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे यही साइकोलॉजिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि अगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने अडॉप्टिव पेरेंट्स ले भी लेते हैं, तो इन्वायरमेंट उसको क्या है, अपॉर्चुनिटी देता है अपने इंटेलिजेंस लेवल को ग्रो करने के लिए अकॉर्डिंग टू एज। क्लियर। तो दिस इज द ये हमारा क्या है, नेचर और नर्चर का इंटरप्ले है, कि इंटेलिजेंस जो होता है वो हमारे नेचर का और नर्चर का ही क्या है, प्रोडक्ट होता है। क्यों। सो गाइस, साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे इंटेलिजेंस को असेस कैसे करते हैं, हमने ये तो देखा कि इंटेलिजेंस में डिफरेंस होते हैं, उनका नेचर और नर्चर इंटरप्ले करते हैं, ठीक है। अब साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे इंटेलिजेंस को कैसे असेस करेंगे, कि कैसे हमें पता चले कि कौन कितना इंटेलिजेंस है, कितना कौन सी लेवल पे आता है, उसका IQ लेवल क्या है, ठीक है।
सो साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे 1905 में अल्फ्रेड बिनेट, who was the first work on intelligence, please tell me in comment section. किसने किया था, हमने पढ़ा है ना, अल्फ्रेड बिनेट, राइट। 1905 में अल्फ्रेड बिनेट और थियोडर सिमोन ने एक फर्स्ट अटेम्प्ट मेजर इंटेलिजेंस को मेजर किया था और 1908 में इस स्केल को रिवाइज किया था, ठीक है, किसको, मेंटल एज, और उन्हें एक कॉन्सेप्ट दिया था मेंटल एज का, और सी हमारी क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? मेंटल एज एक ऐसी एज होती है जहां पर आप अपने एज के अकॉर्डिंग आपका जो माइंड कैसे वर्क कर रहा है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी एज 10 ईयर है, अगर आप अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने क्लास के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग कम दिमाग यूज कर रहे हो, है ना, कम दिमाग यूज कर रहे हो, मीन्स आप 9 और 8 ईयर वाले काम कर रहे हो, तो आपका मेंटल एज क्या है, आपकी एज के अकॉर्डिंग कम है। अगर आप अपने एज से ज़्यादा, मीन्स 10 ईयर आपकी एज है, उससे ज़्यादा दिमाग वाला काम कर रहे हो, मीन्स 11-12 साल वाला काम कर रहे हो बच्चे का, तो आपका जो मेंटल एज है वो ज़्यादा है। क्लियर? एक आसान भाषा में समझाऊं, आप हो गई 10 साल के बच्चे, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आप अभी 12th में हो गए हो, आप हो 16 ईयर के बच्चे। 16 ईयर के जो बच्चे हैं, आप अपने एज के अकॉर्डिंग कितना दिमाग का काम कर रहे हो, मीन्स आप छोटे बच्चे के लेवल का दिमाग का काम कर रहे हो, तो आपकी मेंटल एज क्या है, कम है। अगर आप अपने 16 ईयर के एज से ज़्यादा बच्चे वाले काम कर रहे हो, तो आपका मेंटल एज ज़्यादा है। आया समझ में? ओके। 10 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया कि 10 साल का बच्चा है जो अपने 6, 7, 8 क्लास के मैथ्स को सोल्व नहीं कर पा रहा है, उसका दिमाग उतना काम नहीं कर रहा है जितना उसकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो वो बच्चा क्या है, उसकी मेंटल एज क्या है, उसके एज के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर 10 साल का बच्चा 11-12 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उसका दिमाग काम कर रहा है, तो उसकी मेंटल एज क्या है, हाई है। क्लियर? आ गया समझ में? क्रोनोलॉजिकल एज होती है आपकी बायोलॉजिकल एज, आप कितने ईयर के हो चुके हो, आज कब है आपका बर्थडे, मीन्स आप 16 ईयर के हो गए हो, है ना, तो वो आपकी बायोलॉजिकल एज है कि आप 2002 में आपका बर्थ हुआ था और आज 24 है, कितनी ईयर हो गए आपको, तो वो आपकी बायोलॉजिकल एज है। क्लियर? उसके बाद 1912 में विलियम स्टर्न आते हैं, वो एक आईक्यू लेवल देते हैं, मीन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कि कैसे हम कैसे बता सकते हैं कि किसी बच्चे में कितना आईक्यू है, ठीक है। आपको एग्जाम के अंदर व्हाट इज द मेंटल एज, व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल एज एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईक्यू एंड व्हाट इज द आईक्यू, राइट। तो इस टाइप का वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर पता होना चाहिए। क्लियर? विलियम स्टर्न 1912 के अंदर आईक्यू देते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन कि हम किसी बच्चे का आईक्यू लेवल कैसे बता सकते हैं कि वो कितना एज है। तो एक फॉर्मूला देते हैं MA/CA × 100। अगर हम किसी की मेंटल एज, मीन्स उसकी मेंटल एज 12 है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 10 है, मीन्स उसकी बायोलॉजिकल एज 10 है, तो हम × 100 करेंगे तो उसका आईक्यू आता है 120। और किसी बच्चे की एज 10 है लेकिन उसकी मेंटल एज, मतलब उसके एज के अकॉर्डिंग उसका जो दिमाग काम कर रहा है वो नहीं कर रहा है, छोटे बच्चे की तरह काम कर रहा है, उसका वो लेवल नहीं है, उसका मैथ, उसकी इंग्लिश उस लेवल तक नहीं है, तो वो उसकी एज होगी हमारी 7 × 100, तो हमारा आईक्यू आ जाएगा 70। इस लेवल, इस कर्व में देखिए, ये हमारी क्या है, सेंटर, एवरेज लाइन, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे कहते हैं कि जो बच्चा अपने एज के अकॉर्डिंग दिमाग कम यूज कर रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, मैथ को सोल्व नहीं कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग
मीन्स होता है ना कि इस एज के बच्चे ये क्राइटेरिया कर सकता है, इस बच्चे के लिए ये क्राइटेरिया, इस बच्चे के ये क्राइटेरिया है, राइट, डिसाइड होते हैं, प्री डिसाइडेड ही हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो वो बच्चा वो नहीं कर पा रहा है तो उसका वहाँ उसकी मेंटल एज कम है। अगर वो बच्चा अपने एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा वर्क कर रहा है तो उसका IQ, उसकी मेंटल एज अच्छी है। मैं अपनो एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे घर में छोटा बच्चा है जो अभी सेकंड थर्ड क्लास में है। वो अभी 5 ईयर के मैथ को सोल्व कर सकता है। अब उसको उस एज के, जिस एज में होना चाहिए उसकी एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा उसका मेंटल एज लगता है, क्योंकि वो उस चीज़ को सोल्व कर पा रहा है। उसका जो मेंटल एज बहुत है अपने क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा। तो कहते हैं जिसका मेंटल एज अपने एज से ज़्यादा है तो वो बच्चा क्या है, उसकी मेंटल एज ज़्यादा है। अगर वो बच्चा अपने क्रोनोलॉजिकल एज से कम काम कर रहा है, उसकी मेंटल एज उतनी नहीं है, तो उस बच्चे का मेंटल एज क्या है, कम है। क्लियर, आई बात समझ में। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर आपका IQ लेवल 100, आपका मेंटल एज और आपकी क्रोनोलॉजिकल एज दोनों इक्वल है तो आपका जो IQ होगा वो 100 होगा। और यहाँ पर 100 आपको एवरेज मान के चलना है, ठीक है, वो आपका मीन होगा, ठीक है। 100 आपका क्या है, मीन है। अब देखना ये है कि नॉर्मल कर्व कैसे, नॉर्मल कर्व एक बेल शेप्ड कर्व होता है। आपको बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन भी दी गई होगी। ये बेल शेप कर्व है, सिमेट्रिकल होता है और इस तरह के ये कर्व शेप होते हैं। एग्जाम के अंदर आपको जब ये टेबल आए तो आपको ये टेबल बनानी है, ठीक है। ये आपकी एवरेज है 100। अगर आपका IQ स्कोर 120 आ रहा है तो आप वेरी हाई एवरेज हो सकते हो, सुपीरियर हो सकते हो, इस तरीके से आपको माइल्ड, प्रोफाउंड, कैसे भी, ठीक है। अगर आपका IQ स्कोर 100 से कम आ रहा है, 90 से कम आ रहा है, 70 आ रहा है, तो आपका IQ लेवल 70 है, तो आपकी मेंटल एज बिलो है, आप माइल्ड में आ रहे हो, ठीक है, आप माइल्ड में आ रहे हो। तो ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा क्या बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, कितनी बच्चे की अपनी एज के अकॉर्डिंग कितना दिमाग यूज कर रहे हैं, ये बात करते हैं यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट। एग्जाम्पल, 100 आपका एवरेज है, किसी बच्चे का 120 IQ लेवल है, तो फॉर एग्जाम्पल वो वेरी सुपीरियर है वो, ठीक है, वो इंटेलिजेंस गिफ्टेड है, ठीक है, वो इंटेलिजेंस गिफ्टेड है। अगर किसी बच्चे का IQ 70 आ रहा है, ठीक है, बिलो 90, 80 से 70, तो वो बच्चा क्या है, इंटेलिजेंस डेफिशिएंट है। यहाँ पर सारे डेफिशिएंट है, ओके, इंटेलिजेंस डेफिशिएंट है, ठीक है। कौन होगा इंटेलिजेंस डेफिशिएंट, जो अपनी एज के अकॉर्डिंग से कम दिमाग काम कर रहा है, मीन्स वो मैथ को सोल्व नहीं कर पा रहा है, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग कोई भी वर्क एक्टिविटी को जो अच्छे से कर ही नहीं पा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट होता है। और जो बच्चा अपने एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा काम कर रहा है, अपने 1-2 क्लास में ज़्यादा पढ़कर मैथ को सोल्व कर रहा है, अपने माइंड को स्मार्ट से यूज करने लग रहा है, तो वो बच्चा क्या है, इंटेलिजेंस गिफ्टेड है। जो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि हु वाज द इंटेलिजेंट डेफिशिएंट एंड हु इज द चिल्ड्रन इंटेलिजेंस गिफ्टेड। वेरिएशंस भी होते हैं इसके अंदर, तो वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर हम इंटेलिजेंट डेफिशिएंट और इंटेलिजेंस गिफ्टेड को हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, आया समझ में कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एंड IQ कैसे निकालते हैं, आया समझ में, क्लियर हो गया। मैं मेंटल एज को थोड़ा सा और डिफाइन करूंगी इसी को लेकर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा होगा तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आया समझ में। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। क्लियर, मेंटल एज वो एज होती है
जो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज से हम कितना अच्छे से काम कर रहे हैं और कितना हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं अपनी क्रोनोलॉजिकल एज से, तो वो हमारी मेंटल एज होती है। उस मेंटल एज के अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि कौन पर्सन इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट है और कौन जो बच्चा इंटेलिजेंस गिफ्टेड है। क्लियर आया समझ में? कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10 साल का बच्चा है जो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो उसकी मेंटल एज ठीक है। अगर वो अपनी क्लास लेवल के अकॉर्डिंग ज़्यादा कर रहा है तो उसकी मेंटल एज ज़्यादा है। अगर वो क्लास के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा है, उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम आ रही है, लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है और अपने मैथ्स को वो दिमाग से काम ही नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी मेंटल एज क्या है, उसकी एज से कम है। वो कैसे हम पता करेंगे? जब हम MA/CA को हम मल्टीप्लाई करेंगे और हम ऐसे IQ निकालेंगे और देन हम अपने स्कोरों में चेक करेंगे कि कौन सा बच्चा कहाँ लाई कर रहा है, तब हम बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी में वो बच्चा आ रहा है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, राइट। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, राइट गाइस। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और यस गाइस, वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।